प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ्स में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 मेंसुरेशन। प्रीवियस वीडियो तक अपन चैप्टर नंबर 9 हो चुका है आपका। 6, 7, 8 और 9। आज अपन चैप्टर नंबर 11 लेते हैं। 10 को अपन लेटर ऑन लेंगे। टॉपिक है अपना मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या चीज है पहले अपन बात करते हैं कि मैथ्स में मेंसुरेशन वो ब्रांच है जिसमें अपन मेजर समथिंग, अपन किसी भी चीज को नापते हैं। ठीक है, अब चीज को नापने की बात करें अपन तो कोई भी चीज को नापने के अपने 3 तरीके हो सकते हैं। या हो सकता है कि आप सबसे पहले एक लाइन को मेजर करो, या हो सकता है आप किसी एक सरफेस को मेजर करो, या हो सकता है कि आप किसी भी एक चीज के अंदर वॉल्यूम को मेजर करो। ठीक है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल। क्योंकि आपने मेजर करने के लिए, नापने के लिए फीता वगैरह पकड़ा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपने पकड़ा। इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। क्या बोलते हैं इसको? टू डायमेंशनल। और जब आप वॉल्यूम वगैरह मेजर करते हैं तो वो होता है 3 डायमेंशनल। ओके, अब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में जो मेजर किस चीज को करते हैं, आइए वो बात करते हैं सर। 1 डायमेंशन में तो अपन बात कर रहे थे कि 1 डायमेंशन में किसको मेजर करें। तो 1 डायमेंशन में डियर स्टूडेंट्स आप लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे कि बोर्ड है, यहां से यहां तक आपने फीता रखा स्ट्रेट, तो आप लेंथ मेजर करते हैं। लेंथ को आप हॉरिजॉन्टली बोलते हैं तो लेंथ बोलते हैं, जब वर्टिकली लेते हैं तो आप हाइट बोलते हैं, और किसी दूसरे वे में बोलते हैं तो आप उसको ब्रेथ भी बोलते हैं। तो 2 डायमेंशन में क्या मेजर किया जाएगा? 2 डायमेंशन में मेजर किया जाएगा एरिया। क्या मेजर किया जाएगा? एरिया। अब 2 डायमेंशन क्या होता है? जैसे कि आपको बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल स्पीसी है, इसका हमेशा एरिया निकलता है, इसमें आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। ओके, जब बात करते हैं अपन 3 डायमेंशनल की, 3 डायमेंशनल जो स्पीसी होती है उसमें उसका सरफेस का तो एरिया निकलता है, और प्लस आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पीसी के अंदर अपन कुछ चीज भर सकते हैं, जैसे कि आपने बकेट है, गैस सिलेंडर है, ये सारे 3 डायमेंशनल स्पीसी होते हैं। तो वापस मैं बैक टू टॉपिक आऊं। अपना चैप्टर का नेम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब है किसी भी चीज को नापना। नापने के अपने ये 3 तरीके हैं। अपने इस एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 वेज हैं। अब इन 3 वेज में अपन सबसे पहले लेंथ और इनका मेजरमेंट आप क्लास 6th और 7th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो होगी वो डायरेक्ट एरिया से होगी। कहाँ से होगी? एरिया। तो अपन एरिया से स्टार्ट करें कि अपन किन किन फिगर का किस तरह से एरिया निकालते हैं और उसको क्वेश्चंस में कैसे अपने को अडॉप्ट करना है, ये सारी बातें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब मैं लेता हूं एरिया के अंदर पहला टॉपिक। एरिया में पहले अपन निकालते हैं ट्राइंगल का एरिया। कौन सा लेते हैं? ट्राइंगल। ये देखिए ट्राइंगल बनाया हुआ है, ट्राइंगल का नेम है एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी का आपको एरिया निकालना है, क्योंकि देखिए ट्राइंगल इस बोर्ड का एक पर्टिकुलर सरफेस घेर रहा है, तो जो चीज सरफेस घेरती है उसका हमेशा एरिया निकलता है। जैसे मैं लाइन खींचूंगा, क्या ये लाइन इस बोर्ड के ऊपर कोई सरफेस घेर रहा है, कोई कवर कर रहा है? तो आप कहेंगे कि नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है इट मीन्स ये जो है ये इसका एरिया नहीं निकलता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें ट्राइंगल का जब एरिया निकालेंगे अपन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं अपन कि सर फॉर्मूला तो एक्सप्लेन हो गया, फॉर्मूला में याद हो गया, बट क्वेश्चन नंबर हम कैसे पता करेंगे बेस क्या है? तो डियर स्टूडेंट, बेस मोस्टली, नॉट ऑलवेज, बहुत से सुनना, मोस्टली जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको लेते हैं, और हाइट इसके ऊपर 90 डिग्री पर टच करने वाली एक लाइन होती है, जो कि अदर देन साइड भी हो सकती है और खुद साइड भी हो सकती है। तो ये होती है हाइट। क्या है ये? हाइट। ओके, अब आप इस कॉन्सेप्ट से ये मत समझना कि मेरा बेस हमेशा नीचे हॉरिजॉन्टल होगा। कई बार ये बेस आपको इस तरह से भी मिल सकता है, जैसे ये ट्राइंगल लिया। अब इस ट्राइंगल में मान लो कि आपको जो परपेंडिकुलर है वो ये दे रखा है, ये 90 डिग्री पे दे रखा है। तो अब ये 90 डिग्री पे टच क्या कर रहा है? ये साइड मान लो ट्राइंगल एबीसीडी है, तो ये आपका एसी को टच कर रहा है। तो अब आपका बेस क्या होगा? बेस की जगह आप एसी लिखेंगे, अब बेस आपका एसी हो जाएगा। ओके, और हाइट जो है ये बीडी, ये बीडी आपकी हाइट हो जाएगी। तो आप कभी भी ये नहीं समझे कि बेस का मतलब नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल के अलावा और कोई भी ट्राइंगल की साइड हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट यही है कि बेस हमेशा जिसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन टच करती है, दिस लाइन में भी, वापस गौर से सुनना, दिस लाइन में बी साइड ऑफ अ ट्राइंगल और नॉट। ओके, अब एरिया के बाद बात आती है ट्राइंगल का पेरीमीटर।
कि ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर का मतलब आप सिंपल कॉन्सेप्ट में याद रखें, टोटल ऑफ बाउंड्री। टोटल ऑफ बाउंड्री, किसी भी सरफेस की जो बाउंड्री होती है बाहर की, उसकी बाउंड्री को सबको आप ऐड कर दीजिए तो वो हो जाएगा पेरीमीटर। अब मान लीजिए ट्राइंगल अपना एबीसी है और इस ट्राइंगल का अपने को पेरीमीटर निकालना है, तो आप ए से स्टार्ट हुए, बी तक गए, बी से आप वापस सी तक आए, सी से वापस आप ए तक गए, तो आपने टोटल 3 स्ट्रेट लाइनों के ऊपर अपनी जर्नी तय की। तो पहली है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है ए सी। तो देखा जाए तो जैसे एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आया, वैसे पेरीमीटर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है। आप ये ध्यान रखिए कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द टोटल ऑफ द बाउंड्री या कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ओके, तो ये बात हो गई ट्राइंगल की। किसकी बात होगी? ट्राइंगल। अब अपन नया एक फिगर लेते हैं 2D में, 2 डायमेंशनल फिगर लेते हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं कि कौन सी किसकी बात करें। तो ट्राइंगल के बाद अपन अगला लेते हैं स्क्वायर। ओके, अब अपन स्क्वायर लेते हैं, ये लिया मैंने स्क्वायर। स्क्वायर एक तरह का कोऑर्डिनेटर है और उस कोऑर्डिनेटर की चारों साइड्स म्यूचुअली इक्वल है। फिगर पे मत देखिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, बट ये एवरी साइड इज इक्वल और हर एक एंगल अंदर का 90 डिग्री होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स दोनों म्यूचुअली इक्वल होते हैं। इनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब स्क्वायर का सबसे पहले बात करते हैं अपन एरिया की। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, जिसको कि साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर पिछले फॉर्मूले में भी तो बेस एक साइड था, वहां बेस क्यों लिखा? क्योंकि बेस एक रेस्ट्रिक्शन था कि पर्टिकुलर साइड होगी। यहाँ साइड का मतलब आप कोई सी भी साइड ले लो, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स म्यूचुअली इक्वल होती है। ओके, अब इसकी पेरीमीटर की बात करें अपन, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? तो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू साइड। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्रीवियसली आपने तो बोला कि किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना तो बाउंड्री का टोटल कर लो। तो टोटल कहाँ है? तो मल्टीप्लाई है। कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन, तो चलिए आपको समझाता हूँ कि मल्टीप्लाई क्यों हुआ। बेसिकली आपने साइड को 4 बार ऐड किया, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और फाइनली चौथी साइड। आपने चारों साइड्स को ऐड किया। एक ही चीज जब 4 बार ऐड होती है तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो 6 + 6 + 6 आपको 4 बार लिखना है, जोड़ना है, तो आप इसको 4 × 6 भी लिख सकते हैं। तो ये भी 24 होता है और ये भी प्यारे बच्चों 24 होता है। इसलिए ये फॉर्मूला 4 × साइड इज नथिंग, सिंपली एडिशन ऑफ ऑल 4 साइड्स व्हिच आर म्यूचुअली इक्वल। तो ये हो गई बात स्क्वायर की। ठीक है, अब अपन स्क्वायर के बाद नेक्स्ट लेते हैं एक रेक्टेंगल। कौन सा लेते हैं? रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट फिगर लूं मैं रेक्टेंगल। ये लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगेन स्क्वायर जैसा ही है, बट स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल थी, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है, इसमें केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये देखिए, दीज 2 साइड्स आर म्यूचुअली इक्वल एंड दीज 2 साइड्स आर म्यूचुअली इक्वल। ये फिगर है स्क्वायर का। स्क्वायर का जब आप एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर के एरिया में यहाँ पर जो लंबी साइड है उसको अपन लेंथ बोलते हैं और जो शॉर्टर साइड है उसको अपन ब्रेथ बोलते हैं। तो स्क्वायर का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। एरिया के बाद में पेरीमीटर की बात करें अपन, स्क्वायर का पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको वापस वही कॉन्सेप्ट, चारों साइड को जोड़ दो। तो देखिए 2 जगह लेंथ है, लेंथ 2 बार जुड़ेगी, क्योंकि ये लेंथ है इसकी अपोजिट भी ये लेंथ होगी, कारण दोनों अपोजिट साइड इक्वल होती है। जब मैंने इसको ब्रेथ लिखा तो ये भी मेरे लिए ब्रेथ होगी। तो मैं जब चारों साइड को ऐड करूंगा तो L 2 बार आएगा और B भी 2 बार आएगा। तो L 2 बार जुड़ के 2L और B 2 बार जुड़ के 2B। तो फाइनली मेरे को फॉर्मूला क्या मिला? ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट के अंदर L + B। ये मेरे लिए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अपन अगला फिगर लेते हैं और अगला फिगर है अपना पैरेललोग्राम। ओके, बोर्ड पे आप देखिए पैरेललोग्राम का फिगर बना हुआ है। पैरेललोग्राम कुछ नहीं है, सिंपली एक जब स्क्वायर होता है उस स्क्वायर को आप रेक्टेंगल को ऊपर से टॉप से थोड़ा सा पुश कर दे, बॉटम को फिक्स करते हो तो वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम का जब एरिया निकालेंगे आप तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अगेन बेस की बात करें तो बेस वही जैसा कि ट्राइंगल पर कंडीशन थी, बॉटम को आप बेस लेते हैं बट वो मैंडेटरी नहीं है। बेस वो साइड है जिसके ऊपर 90 डिग्री पर एक लाइन टच करती है। ये जो लाइन होगी इस लाइन को अपन बोलेंगे हाइट। दिस इज हाइट। अब प्यारे बच्चों आप याद कैसे रखेंगे? आप ऐसा याद रखें, प्रीवियसली
आपको जब ये ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बताया था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जब और पैरेललोग्राम का जब बता रहे हैं तो बेस इंटू हाइट। तो क्या समझ में आया, ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले को जस्ट डबल कर दें, हाफ का डबल 1 तो वो आ जाता है पैरेललोग्राम का एरिया। और इसके पेरीमीटर की बात करें अपन तो इसका पेरीमीटर भी ठीक वैसा ही जैसा कि सम ऑफ ऑल साइड्स लिखते हैं अपन ट्राइंगल के अंदर लिखा, तो सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, चारों साइड्स को आप जोड़ दो, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, जिस तरह से अपन ने एक रेक्टेंगल को पुश किया तो पैरेललोग्राम बना, ठीक उसी तरह से अपन एक स्क्वायर को भी जब पुश करते हैं, किसको, स्क्वायर को, तो बन जाता है, क्या बनता है, एक फिगर बनता है, एक स्पेशल टाइप का ट्राइंगल पैरेललोग्राम बनता है, एक क्वाड्रिलेटरल बनता है और उस क्वाड्रिलेटर को आप बोलते हैं रोम्बस। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको रोम्बस दिखा रहा हूं। अब इस रोम्बस का आपको एरिया निकालना है, तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब d1 d2 क्या है, दोनों डायगोनल्स है। अब आप सोचोगे कि सर ये पहली बार ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल मिला है जिस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हमें डायगोनल्स की जरूरत पड़ती है और सिर्फ डायगोनल्स की साइड का कोई रोल नहीं है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से रोम्बस का एरिया निकलता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और इसका जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, सम ऑफ 4 इंटू साइड कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें भी चारों साइड से म्यूचुअली इक्वल होती है। तो इसमें से कोई भी एक साइड ले लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रोम्बस का पेरीमीटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का थ्योरेटिकल पार्ट, जिसके अंदर आपने देखा कि 2D फिगर्स में एरिया और पेरीमीटर किस तरह से निकालते हैं। अपन ने सेलेक्टिव 2D फिगर लिए, अपन ने सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के बाद अपन ने रेक्टेंगल लिया, स्क्वायर लिया और अपन ने पैरेललोग्राम लिया और फाइनली अपन ने क्या लिया, ये रोम्बस। अब एक फिगर और रह रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है सर्किल। तो आइए अपन बात करते हैं सर्किल की, सर्किल में किस तरह से लेना है। ओके, अब मैं अगला लेता हूं फिगर सर्किल। सर्किल आप सब जानते हैं, इस तरह से एक राउंड स्पीसी को सर्किल बोलते हैं। ओके, ये सर्किल का सेंटर, सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, रेडियस। ये होती है रेडियस। एंड दिस डॉट इज, ये डॉट कौन है, सेंटर, ये सर्किल का सेंटर है। रेडियस को अपन लिखते हैं स्मॉल आर से। ओके, अब इस पूरे राउंड सर्किल के बीच का जो कवर्ड एरिया है, दैट कवर्ड पार्ट जो है, उस पार्ट को बोलेंगे अपन एरिया। तो सर्किल के अंदर सबसे पहले बात करें अपन एरिया की। सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर है, सर्किल के पेरीमीटर को एक स्पेशल टर्म से डिनोट भी करते हैं और उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। एंड दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों फॉर्मूला में ये पाई का क्या काम है। यहां पर क्योंकि जो फिगर कर्व्ड है, कर्व्ड फिगर जो भी मैथ्स में उन सब के लिए ये पाई आता है। पाई बेसिकली है क्या, देखिए पाई क्या है, आप अगर मान लो घर पे भी एक्टिविटी करना चाहें तो आप समझ जाएंगे पाई क्या है। आप डिफरेंट लेंथ के वायर लें और उन वायर कैसा लें, वो सॉफ्ट हो और वायर जैसे ही लंबा वायर लिया आपने, ठीक है, इसकी मेजरमेंट कर लो आप। इसका मेजरमेंट मान लो कि ये 6 मीटर आ गया। ओके, इस वायर को आप मोड़ के टर्न करोगे आप, तो टर्न करने पे जो ये सर्किल बनेगा, उस सर्किल के सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस, यानी कंप्लीट डिस्टेंस, जिसको कि क्या बोलते हैं, डायमीटर, उस डायमीटर को आप लेंगे तो वो डायमीटर आप देखेंगे दोनों का जो रेशियो है, दैट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल। ये इक्वल रेशियो ही पाई कहलाता है। यानी कि आपने वायर लिया, वायर जो जब टर्न किया, गोल घुमाया, तो वो क्या बन गया, सर्कमफेरेंस। क्या बन गया, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस कौन है, इस वायर की लेंथ के बराबर, यानी कि 6 है। जब आपने इससे सर्किल बनाया तो सर्किल का जो ये डायमीटर है, रेडियस का डबल, ये जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और दोनों को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है वो 3.14 के अप्रोक्स आएगा। और ये हर बार हुआ है, यूनिवर्सली ट्रूथ है ये मतलब आप अलग अलग दुनिया में किसी कोने में अलग अलग लेंथ के वायर लिए, उनसे सर्किल बनाया, फिर डायमीटर निकाला, वायर की लेंथ और डायमीटर को डिवाइड किया, तो हर वक्त ये 3.14 आया। एंड दिस 3.14 इज बेसिकली कांस्टेंट नंबर, जिसको कि अपन बोलते हैं पाई, और इसकी वैल्यू दी जाती है 22/7। तो आप जब एक्सरसाइज 11.1 करें, सर्किल की जहाँ जरूरत पड़े, फॉर्मूला लगाए, तो पाई की वैल्यू आप 22/7 और यू में
पुट द वैल्यू एज 3.14। ठीक है, तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट अपने मेन सॉल्यूशन की एक्सरसाइज 11.1 का। अगला वीडियो अपनी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।